अच्छा, कहाँ तक हो गया हमारा इसके अंदर? कौन कौन से टॉपिक्स हमने कर लिए इसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो हमने कर ली। इसमें क्या था? सिंपल, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते थे न्यू शेयर। कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, कोई पार्टनर गेन करता है। जिसका आंसर हमारा पॉजिटिव आता था वो सैक्रिफाइस करता था, जिसका नेगेटिव आता था वो गेन करता था। ठीक है। सेकंड हमने किया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने बोला गुडविल कितने तरह की है? दो तरह की। या तो गुडविल बैलेंस शीट वाली होगी या गुडविल होगी एडजस्टमेंट वाली। जो बैलेंस शीट वाली गुडविल होती है उसका क्या करते हैं? उसको राइट ऑफ कर देते हैं। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल होती है उसकी करनी होती है हमको एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर जो होता है वो डेबिट होता है, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो क्रेडिट होता है। मतलब जो गेन करेगा डेबिट होगा, जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। उसके बाद जब हम रेशो ये बैलेंस शीट वाली गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और टू क्या हो जाता है? गुडविल अकाउंट। ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं। फिर हमने किया ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसके अंदर क्या था? जितने भी रिजर्व्स होंगे, जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, उन सब का क्या करना है हमको? उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो क्या करना है? ओल्ड रेशो में बांट देंगे पार्टनर्स में। अगर रेशो हम क्वेश्चन हमको बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है इन रिजर्व्स को या इन प्रॉफिट्स को बांटना नहीं है, तो क्या करना होता है हमको? अगर क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो भी क्या बांट देंगे? तो बांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे फिर हम? एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? अगर वो प्रॉफिट है या रिजर्व है तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेन टू सेक्रीफाइस, जैसे गुडविल की होती थी। अगर वो लॉस है तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? सेक्रीफाइस टू गेन। ये किया था हमने। यहां तक हमारा हो गया था। और इसके अंदर दो स्पेशल रिजर्व्स की बात की थी हमने, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहां तक हमने कर लिया था। ये तीन टॉपिक्स हो गए थे हमारे। अब हमको शुरू करना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या समझ के आ रहा है इससे? एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना मतलब उनकी वैल्यू फिर से निकालना। उनकी वैल्यू फिर से क्यों निकालनी है हमको? हाँ वो तो ठीक है। क्यों करते हैं हम ऐसा? जैसे मान लेते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो थी 3:2। अब फिर से ए और बी ने रेशो चेंज करके कर लिया, मान लेते हैं इक्वल। ठीक है। यहां से उन्होंने रेशो चेंज करके इक्वल कर लिए। तो ये टॉपिक क्या बोलता है? टॉपिक बोल रहे हैं जहां पे तुमने रेशो चेंज किया ना, इस दिन तुम एक और काम करो। हमने अभी तक क्या क्या काम किए? हमने बोला गुडविल की ट्रीटमेंट कर दो, और रिजर्व और प्रॉफिट लॉसेस है उनको बांट दो। इन दोनों चीजों की ट्रीटमेंट तो सीख ली। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टॉपिक क्या बोल रहा है? वो एक और चीज की ट्रीटमेंट कर दो तुम इस दिन। किस चीज की ट्रीटमेंट? ये किसमें से आ रही है बात? उसमें से आ रही है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एक और काम करो तुम। क्या काम करो? रीवैल्यू करो तुम्हारे एसेट्स को और लाइबिलिटीज को। ऐसा हम क्यों करते हैं? देखो मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ ये था, मान लेते हैं इनका बिजनेस काफी पुराना चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे ना इन्होंने मान लेते हैं 1982 में एक लैंड परचेज की थी इन्होंने। ए और बी काफी पुराने पार्टनर्स हैं। रेशो तो चेंज इन्होंने कब किया? आके 2026 में आके चेंज की है। पर इन्होंने 1982 में एक लैंड परचेज की थी। उस लैंड की वैल्यू थी मान लेते हैं 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में इन्होंने एक लैंड खरीदी थी। ठीक है। अच्छा, तुमने एक 11th में कॉन्सेप्ट किया होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जितने में तुम एसेट्स को खरीदते हो ना, उसी वैल्यू पे तुम एसेट्स को लिखते जाते हो। ठीक है। मान लेते हैं इन्होंने वही कॉन्सेप्ट फॉलो करके अभी भी लैंड की वैल्यू बुक्स में कितनी लिखी हुई है? 2026 आ गया, वो लैंड अभी भी इनके पास है, और उसकी वैल्यू भी कितनी लिखी हुई है इन्होंने? 10,000 लिखी हुई है उसकी वैल्यू। क्या उस लैंड की एक्चुअल वैल्यू 10,000 ही होगी? वो तो जब खरीदी थी तब 10,000 की थी। अब तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी? काफी बढ़ गई होगी उसके लैंड की वैल्यू। मान लेते हैं हमने मार्केट में जाके पता किया, उस लैंड की वैल्यू 1 करोड़ रुपए आ रही है। जो 10,000 की लैंड उन्होंने ली थी उनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 करोड़ रुपए।
तो ठीक है, 10,000 की हमने लिखी हुई है। अगर इसको आज हम कुछ भी नहीं करते हैं, इस लैंड का अगर मैं कुछ ना करूं, वैसे प्रॉफिट दिख रहा है तुमको कितने का प्रॉफिट हुआ है? हम कितने का प्रॉफिट हुआ है? 99,90,000 इतने का प्रॉफिट हुआ है ना। 99,90,000 का प्रॉफिट हुआ है इनको इस लैंड पे। क्या ये लैंड बेच रहे हैं अभी? नहीं, ये लैंड नहीं बेच रहे हैं, ये लैंड अभी भी वहीं पे रखी हुई है। तो इसको क्यों छेड़ रहे हैं फिर हम, जब इन्होंने लैंड बेचनी ही नहीं है, प्रॉफिट हमको होगा ही नहीं। प्रॉफिट तो कब होगा? लैंड बेच के होगा। तो फिर हम इसकी ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पे प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है, पर प्रॉफिट दिख तो रहा है ना, हो गया। अगर मैं आज बेच दूंगा लैंड तो कितने का प्रॉफिट होगा? 99,90,000 का प्रॉफिट होगा हमको। तो ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने आज इसका कुछ नहीं किया ना, तो कल को क्या होगा? कल को अगर ये लैंड तुम बेचते हो, तो जो तुमको 99,90,000 का प्रॉफिट होगा, वो कौन सी रेशो में बटेगा? वो बटेगा 1:1 में। और वो बटना कौन सी रेशो में चाहिए था? वो बटना चाहिए था 3:2 में। समझ आ गया कि मेरे को एसेट की वैल्यू चेंज करनी आज जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आज क्या कर रहे हैं? रेशो चेंज कर रहे हैं। अगर आज मैंने इस लैंड का कुछ नहीं किया, तो ये लैंड फ्यूचर में चली जाएगी, फ्यूचर में गई तब प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट कौन सी रेशो में बटेगा? 1:1 में। अब आज अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल के, सही सही वैल्यू निकाल के, प्रॉफिट निकाल के कौन सी रेशो में बांट दूं? 3:2 में बांट देता हूं, तब सब सही हो जाएगा। समझ आ गया ना? तो आज हमको क्या करना है? लैंड की वैल्यू को फिर से पता करना है, मार्केट में जाके लैंड की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, जो कि हमको पता लगेगा 1 करोड़ है। उससे हम देखेंगे हमको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 99,90,000 का। और वो प्रॉफिट मैं पार्टनर्स में आज ओल्ड रेशो में बांट दूंगा 3:2 में। फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई लैंड से लेके प्रॉफिट या लॉस होता है, वो बढ़ता रहे 1:1 में। समझ आ गया? ये बात हमने किसकी की है अभी? सिर्फ लैंड की बात की है। ऐसे बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं ना हमारे पास, जिनकी बुक्स में वैल्यू हमने कुछ और लिखी हुई है, एक्चुअल में वैल्यू कुछ और है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको बोलता है, तुम जिस दिन रेशो चेंज कर रहे हो ना, उस दिन तुम्हारे एसेट और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करो। रीवैल्यू करके उनकी एक्चुअल वैल्यू पता करो आज कितनी है। उन सबका प्रॉफिट और लॉस निकालो, और सबका प्रॉफिट और लॉस निकाल के कौन सी रेशो में बांट दो? 3:2 में बांट दो। समझ आ गया हमको करना क्या है? जितने भी एसेट और लाइबिलिटीज हैं, उन सब की वैल्यूज पता करेंगे। वैल्यूज से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, उस प्रॉफिट या लॉस को कौन सी रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो में बांट देंगे। समझ आ गया? तो हमको अब निकालना क्या है कि वो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा। ठीक है? तो वो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमको कॉन्सेप्ट ने बोला हुआ है कि तुम क्या बनाओ, तुम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। अच्छा, क्या हम ऐसे करेंगे, लैंड का प्रॉफिट अलग से निकालूंगा उसको बांट दूंगा, फिर मशीन का प्रॉफिट अलग से निकालूंगा उसको बांट दूंगा, ऐसा करेंगे? या फिर मैं क्या करता हूँ, सबका इकट्ठा निकाल लेता हूँ प्रॉफिट और लॉस, उसको एक साथ बांट दूंगा फिर। तो सबका इकट्ठा प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमको क्या बोला हुआ है, तुम क्या बना लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। तो इस अकाउंट का काम क्या होगा? एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज आया है, उसकी वजह से हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये अकाउंट निकाल के दे देगा। उस प्रॉफिट या लॉस को क्या करना है हमने? ओल्ड रेशो में बांटना है इनकी। ठीक है? तो इस अकाउंट का काम क्या है? प्रॉफिट या लॉस निकालना। नाम क्या है इसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब ये देखना है हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। फॉर्मेट सिंपल है इसका, लेजर का जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अच्छा, क्या एसेट की वैल्यू हमेशा बढ़ी रही होगी? कम भी हो सकती है। ऐसे ही सिर्फ एसेट्स की बात नहीं करता है, ये लाइबिलिटीज की बात भी करता है। लाइबिलिटीज के अंदर क्या बोलता है ये, कि तुम लाइबिलिटीज की भी वैल्यू चेक करो। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो तुम्हारा नुकसान है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो तुम्हारा फायदा है। ठीक है? तो यहां से हमको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर हमको प्रॉफिट हुआ, तो हम कौन सी साइड लिखेंगे? हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। किसी भी चीज से अगर प्रॉफिट होता है तो कौन सी साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। किसी भी चीज से लॉस होता है तो कौन सी साइड लिखना है? डेबिट साइड। तो जैसे प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में होता था, क्रेडिट साइड में इनकम आती थी, डेबिट साइड में खर्चे आते थे। वही लॉजिक यहाँ पे, कि सारे जो भी तुम्हारे लॉसेज होंगे उनको डेबिट में डाल देना, जो भी तुम्हारे फायदे होंगे वो क्रेडिट में डाल देना। ठीक है? तो हमको फायदा कब कब होगा? जब हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी?
जब हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा, कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। जब हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो हमको फायदा होगा, तो कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एसेट है जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो उससे फायदा होगा या नुकसान होगा। ऐसा कोई एसेट है हमारे पास जो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ अभी, तो क्या करना पड़ेगा, अब उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्ड अगर मैं उसको करूंगा, बुक्स में लेके आऊंगा, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा हमारा, अब हमारा फायदा होगा क्योंकि नया एसेट आ रहा है जो मैंने गलती से रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था। जैसे मान लेते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, रेशो चेंज हो रही है, हम सब कुछ देख रहे हैं क्या है हमारे पास, कौन सा एसेट है, तो हमको पता लग गया हमारे पास एक पुराना टाइपराइटर पड़ा था जिसको मैंने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो अब क्या कर देंगे, उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे। तो अगर कोई हमको अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाता है तो वो भी क्या है हमारे लिए, फायदा है, वो भी कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। नुकसान कब कब होगा, अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो नुकसान होगा, अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो नुकसान होगा, अगर हमको कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाती है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हो सकती है ना हमारे पास, किसी को पैसे देने थे वो मैंने बुक्स में नहीं लिखा हुआ था और वो पता लग गया देने पड़ेंगे, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है अगर, तो उससे भी क्या होगा, हमको नुकसान होगा। तो क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट्स लिख देंगे, डेबिट साइड में हम लॉसेस लिख देंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, इनका नेट बैलेंस निकाल लेंगे। अगर क्रेडिट साइड मेरी ज्यादा है तो प्रॉफिट निकल आएगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा है मेरी तो लॉस निकल आएगा। समझ आएगा। और उस प्रॉफिट और लॉस का क्या करना है, अभी तक हमने समझा, उस प्रॉफिट या लॉस का क्या करना है, ओल्ड रेशो में बांटना है, जैसे पहले बांटते आ रहे थे, सारी चीजों को ओल्ड रेशो में बांट रहे हैं, तो इसको भी क्या कर देंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ये समझ आ गया। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, बस इतना ही है इसके अंदर। अब ध्यान क्या रखना है हमको, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है, बस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कौन सी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है बस हमको। बुक देना। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना रीवैल्यूएशन वाला, ये टॉपिक एडमिशन वाले चैप्टर में, रिटायरमेंट वाले में, डेथ वाले में, और इस चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में, सब में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको अच्छे से आ गया तो एडमिशन में भी सेम कंटिन्यू होगा, रिटायरमेंट डेथ सब में सेम आएगा। तो किसी का भी क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, रीवैल्यूएशन तो सब में आ ही जाएगा, तो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं एडमिशन वाले चैप्टर से। अच्छा, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो दे रखी है, हमने जेड को एडमिट किया है, हमने एडमिशन अभी नहीं किया है, तो एडमिशन की कोई चीज हमको नहीं पता, हमको सिर्फ क्या पता है, रीवैल्यूएशन कर सकते हैं इसमें से। तो रीवैल्यूएशन के जो पॉइंट्स हमारे काम के हैं वो पॉइंट्स कौन से हैं, वो ये सारे पॉइंट्स हमारे रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं। तो एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। हमको क्या देखना है, किस पॉइंट में प्रॉफिट हो रहा है, किस पॉइंट में लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट में आ जाएगा।
पहला पॉइंट क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000। तो फायदा या लॉस है हमारा, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, लॉस है, तो कौन सी साइड लिख देंगे हम, इसको हम लिख देंगे डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हमको लिखना क्या है, जो लाइबिलिटी या जो एसेट का नाम है वो लिखना है। अच्छा, डेबिट में कुछ भी लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं हम, टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, कितने की लाइबिलिटी बढ़ रही थी। अच्छा, यहाँ पे हमको उसकी नई वैल्यू लिखनी है या प्रॉफिट और लॉस लिखना है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पहले कितने का था, 10,000, अगर वो 5,000 से बढ़ जाएगा तो अब नई वैल्यू कितनी होगी उसकी, 15,000। तो हमको क्या लिखना है, 5 या 15, हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है जितने का प्रॉफिट और लॉस होगा वो लिखना है। तो यहाँ पे लॉस कितने का हुआ है, हमको 5,000 का लॉस हुआ है, तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे बस। ठीक है, हमको नई वैल्यू से अभी मतलब नहीं है, जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे नई वैल्यू देखेंगे। अभी हमको मतलब है चेंज से, चेंज कितना हुआ, प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो यहाँ पे हमारा लॉस हो गया 5,000 का, हमने लिख दिया टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट 5,000। सेकेंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या बोला हुआ है, ऑल डेटर्स आर गुड। अच्छा, अब हमको ये तो पता लग गया ना, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगा, लॉस होगा तो डेबिट में। तो अब क्वेश्चन में क्या चीजें आ सकती है, नई नई ट्रांजेक्शन आ सकती है बस। तो हमको वो समझना पड़ेगा कि अगर ये लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है। तो अब क्या लिखा हुआ है, ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब क्या होता है, सारे डेटर्स अच्छे हैं, सारे डेटर्स टाइम से पैसा दे देंगे। अगर सारे डेटर्स पैसे दे देंगे तो प्रॉफिट क्या होगा हमको, सारे डेटर्स पैसा दे देंगे, हमको भी पता था दे देंगे, तो हमने लेने ही थे 20,000 रुपए। अच्छा, अगर मेरे को किसी से 20,000 रुपए लेने हैं और वो 20,000 मेरे को दे दे तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना प्रॉफिट। तो इसका, इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो इस पॉइंट का लिखने का मतलब क्या है, इसका ऐसे ही लिखा हुआ है क्या ये, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये बोल रहा है सारे डेटर्स अच्छे हैं, पैसा दे देंगे, तुमको प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमने प्रोविजन बनाया हुआ है ना 600 का, ये प्रोविजन क्यों बनाया होता है हमने, हमको जब किसी डेटर पे डाउट होता है उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं हम। तो यहाँ पे 600 का जो प्रोविजन है, ये बोल रहे हैं सारे डेटर्स अच्छे हैं, चिंता मत करो, सब पैसा दे देंगे। तो ये 600 के प्रोविजन की जरूरत हमको नहीं है। अगर तुमको याद हो 11th में जब हम प्रोविजन बनाते थे तो वो P&L के कौन सी साइड आता था, डेबिट साइड आता था। अब यहाँ पे प्रोविजन हमको बनाना नहीं है, प्रोविजन हटाना है। तो प्रोविजन हटाना हमारे लिए फायदा होता है। अगर यहीं पे लिखा होता प्रोविजन बनाओ तो वो नुकसान है, वो डेबिट में आ जाता। अगर लिखा हुआ है प्रोविजन हटाओ तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। ये हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ये हमारा, समझ आया। प्रोविजन क्रिएट करना है तो नुकसान है, डेबिट में आएगा। प्रोविजन को कम करना है तो फायदा है, क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे प्रोविजन कम करना है या बनाना है, कम करना है ना प्रोविजन, क्योंकि 600 का प्रोविजन ये बोल रहा है जरूरत नहीं है उसकी, हटाओ। तो कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 600 का प्रोविजन हटा दो, ये फायदा हो गया हमारा। ये पॉइंट समझ आ गया। जहां पे भी लिखा हो ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब क्या है कि तुमको प्रोविजन की जरूरत नहीं है, प्रोविजन हटा देंगे। थर्ड पॉइंट, स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम्स, हैंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। इसका मतलब क्या है, स्टॉक में 3,000 का ऐसा स्टॉक है जो ऑब्सोलेट है, जो खराब हो गया हमारा, इसलिए उसको राइट ऑफ कर दो। तो फायदा की नुकसान है हमारा, नुकसान है, कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक अकाउंट 3,000 रुपए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, क्रेडिटर्स आर टू पेड ₹1,000 मोर। फायदा हो गया, ये बोल रहे हैं क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हम पैसे देते हैं। ये बोल रहे हैं 1,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो लॉस है ये हमारा, तो डेबिट में आएगा। टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000 रुपए। लास्ट पॉइंट, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। इसका मतलब क्या है, तो प्रॉफिट है, लॉस है, क्या चीज है ये, लॉस है, 10,000 का लॉस है कि 70,000 का लॉस है, 70,000 का लॉस है कि 10,000 का लॉस है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी
रीवैल्यूड एट 70,000, उसकी हमने रीवैल्यू की, उसकी वैल्यू कितनी है अब 70, पहले कितनी थी, तो कितने का लॉस हुआ 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 10,000। सारे पॉइंट्स हो गए, सबका प्रॉफिट और लॉस लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, नेट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। कितने आ रहा है डेबिट में, 5 3 8 9 19, 19,000। यहाँ पे भी कितना आएगा 19,000। और बाय प्रॉफिट या लॉस, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना लॉस है हमारा, 18,400 का लॉस हो गया। और इस लॉस का क्या करना था हमको, ओल्ड रेशो में बांटना था। तो देख लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, एक्स और वाई, इनकी रेशो कितनी थी 5:3। तो बांट के दिखा देते हैं, एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा, 5:3। इनका कितना रहा लॉस 18,400। तो 18,400 इंटू 5:3, 18,400 इंटू 5:3, 11,500, 11,500 आ रहा है। और दूसरे का 6,900, 11,500 और 6,900, ये आ रहा है हमारे। समझ आया, तो आसान सा ही टॉपिक है रीवैल्यूएशन। बस अब यहाँ पे नया क्या होगा, जैसे 5 चीजें, तो 5 ट्रांजेक्शन तो हमने यहाँ पे देख ली। अब यहाँ पे तो कुछ भी लिखा हो सकता है ना, उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, तो हमको वो समझना है क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या बोला हुआ है, ऑल डेटर्स आर गुड। इसका सिंपल मतलब ये है कि सारे डेटर्स अच्छे हैं, वो टाइम से पैसे दे देंगे, तुमको प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो तुमने प्रोविजन पहले बनाया हुआ है ना, उसको हटा दो। तो जब हम 11th में थे, हम प्रोविजन क्रिएट करते थे, जब हमको प्रोविजन बनाने के लिए बोलता था, तो हम उसको P&L के डेबिट साइड लिखते थे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ, वो लॉस होता था हमारा। अब ये प्रोविजन बनाने के लिए नहीं बोल रहा, हटाने के लिए बोल रहा है कि प्रोविजन चाहिए नहीं तुमको, बनाना होता तो डेबिट में लॉस है। अब अगर हटाना है, प्रोविजन नहीं चाहिए, तो क्रेडिट में आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये फायदा हो गया हमारा 600 रुपये का। तो इसमें है ये, इसका कुछ नहीं करना, ये एडमिशन का क्वेश्चन है। मैंने बोला ना, एडमिशन वाले चैप्टर में भी रीवैल्यूएशन कॉमन है, तो रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन तो कहीं से भी कर सकते हैं हम रीवैल्यूएशन में कर रहे हैं, एडमिशन वगैरह के बारे में कुछ नहीं देखा अभी हमने, ये कुछ नहीं पता हमको। ठीक है, रीवैल्यूएशन आ गई हमको बस, ये समझ आ गया ना। अब एक क्वेश्चन तुम करो, फिर हम कुछ और करते हैं। 14,000 की नहीं, 16। क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ानी है हमको, तो प्रॉफिट हो जाता। अच्छा, इसको अच्छा, ये देखो, हमको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है हमको, बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स लिखे हुए हैं, कुछ लाइबिलिटीज लिखी हुई हैं।
ठीक है, क्रेडिटर्स हमने 3 तरह के क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, बिल्स पेबल है, प्रोविजन है, कुछ एसेट लिखे हुए हैं वहां पे। तो रीवैल्यूएशन की चीजें देखनी है हमको। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन के? लगभग कितने हैं ये? 29 कुछ पॉइंट, 29 नहीं 19 पॉइंट्स हैं। 19 पॉइंट्स है रिवॉल्यूशन के। तो एक ये वाले देख लेते हैं, ऑलमोस्ट हमको इसके जैसे ही पॉइंट्स मिलेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया तो हमारे रिवॉल्यूशन के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे। एक दो पॉइंट कुछ अलग आ गया तो वो अलग बात है, वैसे ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या बोला हुआ है? बोल रहे हैं जो बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट है ना, वैल्यूड एट 80,000, उसकी वैल्यू कितनी है? 80,000 है। तो बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 1, उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी हुई है? 70। उसकी अब वैल्यू कितनी होगी? 80। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाय बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ये समझ आ गया? तो एक काम करो तुम, या अकाउंट फॉर्मेट बनाओ इसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट का, और साथ साथ लिखते रहना और लास्ट में प्रॉफिट और लॉस निकाल लेना कितना हुआ है। नेक्स्ट, फॉर्मेट बनानी है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहला क्या था? प्रॉफिट था पहला। तो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट। 10,000 का प्रॉफिट था, तो यहाँ पे लिख लो 10,000 रुपए। बाय बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में लिख लेना 1 अकाउंट, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था हमको। ये थी हमारी, ये था पहला पॉइंट। हो गया सबका? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बिल्स रिसीवेबल 2, जो सेकेंड बिल्स रिसीवेबल है, फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5,000। इसका मतलब क्या है? 5,000। तो ये फायदा है या लॉस है हमारा? ये लॉस है। हाँ, कि हमने गलती, हमने क्या कर रखा है, बिल्स रिसीवेबल को बढ़ा के लिखा हुआ है। तुमको बढ़ा के नहीं लिखना चाहिए था, तुमको सही सही वैल्यू लिखनी चाहिए। तो सही वैल्यू क्या है उसकी? 5,000 रुपए कम है, तो ये लॉस है हमारा 5,000 का। तो बिल्स रिसीवेबल 2 लॉस हो गया हमको कितने का? अच्छा, यहाँ पे क्या मेरे को वैल्यू देखने की जरूरत है बिल्स रिसीवेबल की? सीधा सीधा 5,000 का लॉस है। हो गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या है? लैंड 1 बी रीवैल्यूड एट 2,20,000। लैंड जो फर्स्ट है उसकी वैल्यू कितनी है? 2,20,000 रुपए। तो यहाँ पे देख लेते हैं लैंड की वैल्यू कितनी है? 2,00,000। तो फायदा गया, लॉस ये भी प्रॉफिट हो गया। बाय लैंड अकाउंट, लैंड 1 अकाउंट लिख लेना ब्रैकेट में। 20,000 का फायदा हो गया, तो 20,000, 20,000 रुपए हो गया। आगे क्या लिखा है इसी पॉइंट में आगे? एंड बिल्डिंग 1 बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो ये फायदा या लॉस है हमारा? ये लॉस है। तो 2 बिल्डिंग 1, नहीं, बिल्डिंग जिस एसेट का नाम है और लाइबिलिटी का नाम वही यूज होगा। 2 बिल्डिंग 1 अकाउंट, कितने की डेप्शन लगानी है? 6% की। तो बिल्डिंग 1 कितनी है हमारे पास? 5,00,000 रुपए की। उसका 6% कितना हो गया? 30,000 रुपए का लॉस हो गया हमारा। समझ आ रहा है ना? फोर्थ पॉइंट, क्रेडिटर 1 ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। इसका मतलब क्या है? 6,000 के क्रेडिटर्स हैं, वर नॉट लाइकली टू क्लेम्ड, इसका मतलब उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्रेडिटर्स को पैसे देने होते हैं, 6,000 रुपए बोल रहे हैं ऐसे क्रेडिटर्स है जिनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये प्रॉफिट हो गया हमारा 6,000 का। तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स 1 अकाउंट 6,000। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में बोला है द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 2,50,000। अच्छा, अगर तुम भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ। एक केस हमने किया था, अगर हमारे पास रिजर्व मान लेते हैं कम है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कम है और उसके अगेंस्ट क्लेम ज्यादा आ जाता है,
तो जितने का रिजर्व कम पड़ता है वो पैसा कहाँ से आता है? रीवैल्यूएशन से। तो वो भी रीवैल्यूएशन का लॉस था, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन के लॉस में काउंट होगा। ये बोल रहा है क्लेम कितने का है? 2.5 लाख का। चेक क्या करना है हमको? रिजर्व चेक करना है कितने का है, वो कितने का है? 230। तो मतलब 2.5 लाख रुपए के वर्कर्स को देने हैं, जिसमें से 230 का तो रिजर्व हमारे पास रखा हुआ है, 20,000 कम पड़ रहे हैं, तो 20,000 की लाइबिलिटी बढ़ेगी, मतलब हमारी वो लॉस है हमारा टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। इसी नाम से लाइबिलिटी बनाते थे, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का लॉस है? 20,000 का। ये हो गया। अगला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ लैंड टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये फायदा है या लॉस है? ये फायदा है, हमारा लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, तो बाय लैंड टू अकाउंट 10% से सेकंड लैंड की वैल्यू बढ़ानी है हमको। तो कितने का फायदा हो गया? 70,000 रुपए का फायदा हो गया हमको। उसके बाद लैंड नॉर्मली नहीं होती है वैसे, कभी नहीं होती है वैसे, तो थोड़ी बहुत, जैसे मान लेते हैं 10 रुपए कम होके 100 रुपए बढ़ गई, उसको कम होना नहीं बोलते। बुक्स में क्या डालते हैं? नहीं तो बिल्डिंग का डालते हैं वहां पे। लैंड को हम नॉन डेप्रिशिएबल एसेट मानते हैं, क्योंकि लैंड सीधा सीधा, लैंड का मतलब होता है पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसके बाद 7th पॉइंट, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वन इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो अब ये ध्यान से सुनना, ये तुमको नहीं बताया अभी क्या लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वन इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो पहले तो ये बताओ फायदा या नुकसान है हमारा? अंडर वैल्यूड है, मतलब हमने वैल्यू को कम करके लिखा हुआ है, एक्चुअल वैल्यू उसकी ज्यादा है, तो हमको हमको क्या होगा? फायदा हो जाएगा ना। हमने प्लांट एंड मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू कुछ थी, हमने उसको अंडर वैल्यू करके लिखा हुआ है। एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा है ना उसकी, हमने कम करके लिखा हुआ है उसको, तो फायदा है ना हमारा, हम बढ़ा देंगे उसकी वैल्यू फिर से। लैंड की एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी की 2 लाख है, मैंने बुक्स में 1,80,000 लिखी है। अब क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यू करेंगे जब, तो वैल्यू कितनी पता लगेगी हमको? 2 लाख रुपए, तो प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 रुपए का। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी वन, नहीं वो मैं भी बताता हूँ कितना कैसे करना है। बाय प्लांट एंड मशीनरी वन अकाउंट कितने से अंडर वैल्यूड है वो? 20% से। तो प्लांट एंड मशीनरी वन यहाँ पे कितनी लिखी हुई है? 50,000। तो इसका डायरेक्ट हम 20% नहीं कर सकते। अगर हम इसका डायरेक्ट 20% कर देंगे तो वो गलत है। गलत क्यों है? अच्छा ध्यान से सुनना, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमने बुक्स में कितने लिखी हुई है? 50,000 लिखी हुई है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो कुछ एक्स अमाउंट थी ना, वो तो पता ही नहीं हमको अभी। जो हमने 20% वैल्यू गिराई हुई है इसकी, वो 20% किसके ऊपर लगाया होगा हमने? इसके ऊपर लगाया हुआ है ना, एक्स पे। वो इसका 20% थोड़ी है, एक्स का 20% है वो। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि 20%। तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर हमको? 50,000 इंटू, तो ये जो 50,000 की वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, ये कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रही है? अगर ये 100% था और हमने इसके 20% माइनस कर रखा है, तो ये वैल्यू कितने को शो कर रही है? 80% को। तो इसको करेंगे हम 20/80, डिवाइड बाय 80 करने से हमारा 1% निकलेगा। हमको कितना परसेंट निकालना है? 20% निकालना है, तो इंटू क्या कर देंगे? 20। हाँ, एक्स एक्चुअल अमाउंट है इसकी। अच्छा, ये समझ नहीं आया तुमको? मैथ्स है? 50,000 क्या? 50,000 बुक्स में वैल्यू लिखी हुई है। 50,000, अच्छा समझाता हूँ मैं, देखो। अच्छा, ये तो तुमको पता लग गया ना, इसकी जो रियल वैल्यू है वो तो हमको नहीं पता है। मान लेते हैं रियल वैल्यू कितनी है उसकी? एक्स है रियल वैल्यू। हमने क्या किया उसको? हमने उसको उठा के अंडर वैल्यू कर दिया। जब हमने उसको अंडर वैल्यू किया तो कितना अंडर वैल्यू किया उसको हमने? 20% ऑफ एक्स। ये तो पता लग गया ना? हाँ, ये 20% ऑफ एक्स माइनस करके हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है हमारी 50,000 रुपए, जो कि हमने कहा लिखी हुई है? जो कि हमने बैलेंस शीट में लिखी हुई है। ये समझ आ गया?
मतलब जो 20% निकला हुआ था पहले, वो किसका निकला था, कोई एक्स अमाउंट का निकला था, वो तो पता ही नहीं हमको। वो माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 50,000 आ रही है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि मैंने एक्स में से एक्स का 20% माइनस किया होगा, तो हमारा कितना आया होगा, 50,000 आया होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू कौन सी वैल्यू आ जाएगी, उसकी रियल वैल्यू आ जाएगी। तो निकाल के देख लो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। सोल्व कर लेते हैं इसको। एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस एक्स, इसको काट देते हैं, ये 1/5 हो गया, तो x बाई 5 इज इक्वल टू 50,000। एलसीएम ले लेते हैं, 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 50,000। ये कितना हो गया, 4x बाई 5 इज इक्वल टू 50,000। x इज इक्वल टू 50,000 इंटू 5/4, काट देते हैं इसको, ये हो गया 12,500 इंटू 5, ये हो गया 62,500। ये x की वैल्यू आ गई। एक्स की कौन सी वैल्यू है, ये रियल वैल्यू, मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी की रियल वैल्यू थी वो कितनी थी, 62,500। हमने उसको कितने में लिखा हुआ है, 50,000 में, तो उसको फिर से कितने पे ले आएंगे, 62,500 पे। तो बढ़ानी है, कितने से बढ़ानी पड़ेगी, प्रॉफिट कितने का हो गया हमारा, 12,500। तो ये तो था लॉन्ग रूट। हम इससे, हमको बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बता देता हूँ। लॉजिकली ये ठीक है कि हमने ऐसे किया है तो हमारा 12,500 आया। पर अगर तुमको डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हमको क्या करना है। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, अगर ये बोला हुआ है तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर कोई चीज, कोई एसेट हमारा अंडर वैल्यूड है तो क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये भी लिख लेते हैं, एसेट अंडर वैल्यूड। अगर कोई एसेट ओवर वैल्यूड है तो क्या होगा, हमको लॉस होगा। तो वो प्रॉफिट या लॉस डायरेक्ट कैसे निकालना है, क्या करना है इसके अंदर, पहले तो उस एसेट की बुक वैल्यू लिख लो। बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो हमारी बैलेंस शीट में लिखी हुई है। हमारे बैलेंस शीट में अभी कितनी लिखी हुई थी, 50,000 रुपए, वो लिख लो। अगर ओवर वैल्यूड लिखा है तो तुमको क्या करना है, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अगर अंडर वैल्यूड लिखा है तो क्या करना है, रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। अच्छा, हमको अभी क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, अंडर वैल्यूड लिखा हुआ था। अंडर वैल्यूड लिखा हुआ था तो क्या निकलेगा हमारा, नहीं उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ये प्रॉफिट है, नहीं, अच्छा ये अंडर वैल्यूड है, पहले अंडर वैल्यूड नहीं है, पहले ओवर वैल्यूड है। ये है ओवर वैल्यूड और ये है अंडर। अच्छा मैंने इसको वो पढ़ लिया था अंडर। तो ऐसे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा, अगर अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट निकलेगा, ओवर वैल्यूड है तो लॉस निकलेगा हमारा। तो अभी कौन सा केस था हमारा, अंडर वैल्यूड वाला केस था। अंडर वैल्यूड में क्या करना है हमको, प्रॉफिट निकालने के लिए पहले बुक वैल्यू लिख लो। बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000, इंटू रेट कितना दिया हुआ था, कितने से अंडर वैल्यूड है, 20 से, तो इंटू लिख दो 20, डिवाइड किससे करना है, 100 माइनस 20, तो 80 से डिवाइड कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, इतना हो गया 1/4, इसका 1/4 हो जाएगा, यही आ रहा था हमारा। तो इतने का प्रॉफिट डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो इसको। अगर लॉजिकली करना है तो ये एक्स वाला करना पड़ता है फिर हमको, ठीक है। तो अभी कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 12,500 का। तो क्या लिखना है, बाय प्लांट एंड मशीनरी, कौन सी थी ये, फर्स्ट अकाउंट, 20,000, सॉरी 12,500 रुपए। कहां तक हो गया हमारा, यहां तक हो गया। स्टॉक वन वर फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%, तो ओवर वैल्यूड आ गया, तो क्या निकलेगा, लॉस। डायरेक्ट लॉस कैसे निकालना है अब हमको, निकाल के दिखाओ, लॉस कितने का आएगा। ये स्टॉक फर्स्ट है, 39,000, पता नहीं, 25%, 36,000, 25, 25%, 25%, 36,000, हाँ 36,000, 36,000, 1,80,000। क्योंकि ये क्या है, ओवर वैल्यूड है, तो 25/100 प्लस 25, तो ये 125 हो गया, इसको काट दिया तो 1/5 हो गया।
5 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 36,000। कितने का लॉस हो गया हमारा? तो डेबिट साइड में आएगा टू स्टॉक वन अकाउंट 36,000। तुम बताओ लॉस है कि प्रॉफिट है? ओवर वैल्यूड था ना वो स्टॉक, तो लॉस है। तो टू स्टॉक अकाउंट 36,000 रुपये डेबिट साइड आ जाएगा। ये हो गया। हाँ लॉस हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आ गया? ऑल डेटर्स आर गुड। जो डेटर वन वाले हैं वो सारे के सारे गुड है, मतलब उसमें हमको प्रोविजन की जरूरत नहीं है। प्रोविजन की जरूरत नहीं है तो क्या करना है? प्रोविजन को हटा देंगे। कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का प्रोविजन हटाना है हमको? डेटर वन का प्रोविजन कितने का है? 1,000 रुपए का। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ब्रैकेट में वन भी लिख लेना, 1,000 रुपए। उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्नीचर वन इज रिड्यूस्ड बाय 20,000। तो प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया? लॉस हो गया। मेरे को कितने का लॉस हो गया? 20,000 का। अच्छा सीधा सीधा पता लग रहा है ना 20,000 का लॉस हो गया, क्योंकि कितने से कम हो गया फर्नीचर? 20,000 से कम हो गया, तो 20,000 का लॉस हो गया। डेबिट में आ जाएगा टू फर्नीचर वन अकाउंट 20,000। अगला पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू इज टू बी रिड्यूस्ड टू 20,000। इसका मतलब क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? इतने ये फर्क है, तो इससे हमारे आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? है यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है? ये भी लॉस है, ऊपर वाला भी लॉस था। ऊपर वाले में लॉस कितने का था? 20,000 का। नीचे वाले में लॉस कितने का है? दोनों में रिड्यूस ही लिखा हुआ है ना, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करनी है, तो दोनों में लॉस हो रहा है हमको। एक में क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस्ड बाय 20,000। इसका मतलब है फर्नीचर की वैल्यू 20,000 रुपए से कम हो गई है, तो कितने का लॉस हो गया हमको? 20,000 का लॉस हो गया। दूसरे में बोला फर्नीचर की वैल्यू कम कर दो 20,000 रुपए तक। इसका मतलब जो भी फर्नीचर की वैल्यू तुम्हारी बैलेंस शीट में लिखी हुई है उसको कम करके कितने पे ले आओ? 20,000 पे ले आओ। तो लॉस हमको निकालना पड़ेगा इसके अंदर। फर्क पता लग गया दोनों में? रिड्यूस्ड बाय 20,000 का मतलब है 20,000 से कम कर दो, तो 20,000 का लॉस हो गया। रिड्यूस्ड टू 20,000 है, इसका मतलब क्या है? 20,000 तक कम कर दो, 20,000 पे ले आओ उसको। मतलब अगर तुम्हारा फर्नीचर मान लेता हूँ यहाँ पे है ना कोई एक्स अमाउंट, उसको कम करके कहाँ तक ले आओ? 20,000 तक ले आओ। तो लॉस कितने का हुआ? लॉस तो ये हुआ ना फिर। समझ आया? तो फर्नीचर कितने का लिखा हुआ है? सेकंड फर्नीचर टू 25,000 का, उसको कम करके कितने पे ले आओ? 20 पे ले आओ, तो लॉस कितने का हो गया? 5,000 का। तो दोनों में हो तो लॉस ही रहा है, पर अमाउंट अलग अलग आएगी दोनों में। एक में लिखा हुआ था रिड्यूस्ड बाय 20,000। अच्छा जो रिड्यूस्ड बाय 20,000 है उसमें फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी है? जो फर्नीचर फर्स्ट था उसमें लिखा हुआ था रिड्यूस्ड बाय 20,000, तो 2,000 है उसकी वैल्यू, क्योंकि फर्नीचर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 22। 20,000 से कम कर देंगे तो नई वैल्यू कितनी बचेगी उसकी? 2,000 रुपए। सेकंड में उसकी नई वैल्यू कितनी है? पुरानी वैल्यू थी 25,000, नई वैल्यू कितनी है उसकी? नई 20 है, तो वो नई वैल्यू दे रखी है सेकंड वाले में। नई वैल्यू कितनी है? नई 20 है। कहाँ तक हो गया हमारा? यहाँ तक हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारे बैलेंस शीट में पेटेंट्स तुमने लिखे हुए हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं बची हुई है, तो लॉस आ गया सीधा सीधा। तो टू पेटेंट्स। हाँ हाँ हाँ। 5,000 का ही लॉस हुआ है, और क्या बताया था मैंने?
पेटेंट्स आर वैल्यूलेस का मतलब क्या होता है, जो भी पेटेंट्स तुम्हारी बुक्स में हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको क्या कर दो, हटा दो बुक से, तो लॉस हो गया हमारा टू पेटेंट्स अकाउंट 7500। यहाँ तक हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये वाली अभी नहीं बताऊंगा मैं, ये वाली भी अभी नहीं कर रहे हैं, या ये वाली ये मैं कल करवा दूंगा तुमको, वैसे तो इजी इजी भी है इसमें। ये वाली देखो, चलो इससे आगे कल करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया, 12 तक, 12 वाली तक, 12 तक ट्रांजेक्शन हो गया हमारा।